हेलो दोस्तों। आज कल जो एग्जाम है 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का, उसको उससे जो इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बनता है, जो जिसे आने की संभावना है, उस क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मटेरियल और बना सके और आपको एग्जाम से पहले तक गाइड कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे जो भी पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट टाइप्स के अंतर्गत। शॉर्ट टाइप से हम लोग लॉन्ग टाइप को भी समझने का काम करेंगे। उन सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। हम लोग किस क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है जो एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? देखिए, राष्ट्र निर्माण की क्या बात होती है, जैसे कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तो हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्र का निर्माण करना, एक ऐसे राष्ट्र का जहां पे लोकतंत्र पूर्ण रूप से देखने को मिले। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्र निर्माण का आदर्श यह कामना करता है कि राष्ट्र संविधान सर्वमान्य हो, अर्थात कि हमारा जो राष्ट्र हो वह पूर्ण रूप से संविधान के मामले में चले, संविधान उसमें सर्वमान्य हो, देश की राजनीति एकीकरण हो जाए और देश जो है वो संविधान के अनुरूप एक साथ बंध जाए, कि ताकि किसी भी क्षेत्र में देशद्रोही या विच्छेदवादी शक्तियां पनप ना सके। देखिए, जब तक हम अपने राष्ट्र में हम एकता के साथ बंधे रहेंगे तब तक हमारी कोई भी बाहरी शक्तियां जो है हम पे कोई नुकसान नहीं कर सकती है। सभी को सामाजिक व आर्थिक न्याय के वरदान सुनिश्चित हो, शिक्षा प्रणाली और कानूनी व्यवस्था राष्ट्र की आवश्यकता और आकांक्षाओं पर आधारित हो तथा राज्य ऐसी विदेश नीति अपनाए जो उसके राष्ट्रीय हित को सुरक्षित और संवर्धित करे। अर्थात कि राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत राष्ट्र के प्रति एक सबसे बड़ी, जिस समय आजादी हुई थी, आजादी मिली थी, उस समय सबसे बड़ी समस्या थी कि राष्ट्र को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए। तो हमारा संविधान राह बना और संविधान के आधार पर हमने अपनी शक्तियों को समेटने का काम किया और किस प्रकार हमने अपने आप को सुनिश्चित किया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की, अपने राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम किया। तो यही सबसे बड़ा था राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में विविधता में एकता है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछता है कि भारत में विविधता में भी एकता से आप क्या समझते हैं, या इस तरह से कहेगा कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है जहां पर विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, अलग अलग जलवायु के लोग रहते हैं, अलग अलग प्राकृतिक से लोग आते हैं, प्राकृतिक जलवायु से लोग आते हैं। लेकिन देखिए, जाति, भाषाएं, संस्कृति सब जगह की अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी वह सब एक साथ बंधकर रहते हैं और यही स्थिति जो होती है विविधता में एकता को दर्शाती है और यही भारत की मूल पहचान है। देखिए, नेहरू ने भी इसमें कहा कि सभी एकता के अदृश्य धागों से बंधे हैं। कौन? पूरे भारत के लोग जो है एक ऐसे अदृश्य धागे से बना है जो व्यक्ति को एक एकता के साथ बांधने का काम करता है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौते का महत्व बताएं। या दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि शिमला समझौता क्या है, या दूसरे तरीके से इसको क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिमला समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, दिसंबर 1971, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट अपना कंप्लीट कर लीजिएगा कि दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया जिसमें उसे करारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। बांग्लादेश में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की सेनाओं को हराकर उसे शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया तथा पाकिस्तान के सैनिकों को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। जुलाई 1972 में पाकिस्तान की राष्ट्रपति बेनजीर भुट्टो तथा भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत युद्ध बंदियों को क्या किया गया? रिहा कर दिया गया, उनकी वापसी की गई तथा यह तय किया गया कि दोनों देश आपस में परस्पर वार्ता से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। ये सारी जो समस्या जो 1971 से शुरू हुई और 1972 में इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के द्वारा जो वार्ता हुई उसके आधार पर जो समझौते हुए, इसी समझौते को शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के लिए भी जरूरी होते हैं और 5 नंबर के लिए भी जरूरी होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट जाता है जो 2 नंबर और 5 नंबर के लिए ही जरूरी होते हैं।
देखिए 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या संक्षिप्त नोट लिखिए। टिप्पणी हो, नोट हो, परिचय दे, सबकी बात एक ही होती है। ध्यान दीजिएगा, फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1955 में आई, जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। इसके तहत भारत में भाषाई आधार पर 14 राज्यों का निर्माण किया गया। आपसे यहां से ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकता है कि कितने राज्यों का निर्माण किया गया। 5 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। बंबई और पंजाब को द्विभाषी राज्य बनाया गया। इसीलिए वहां विरोधी आंदोलन हुए, जिनके फलस्वरूप उनका विभाजन करना पड़ा। 1960 में गुजराती भाषी लोगों का गुजरात बना। 1966 में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र अलग करके हरियाणा बनाया गया। अर्थात 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और वह 1956 से उसको क्या करने लगा, अलग अलग क्षेत्रों में भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए गए, अलग अलग समय के साथ उसमें बनाते चले गए, राज्य का निर्माण होता चला गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? देखिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब हम भारत जब आजाद नहीं हुआ था, तो जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या हो रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तभी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक दल की क्या हुई, स्थापना हुई। उसके द्वारा क्या किया गया, उस दल के द्वारा क्या किया गया, द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत माना गया कि देश के हिंदू और मुसलमान जो है अलग अलग धर्म होने के साथ साथ अलग अलग राष्ट्र में भी वो रहे। और जिन्ना के द्वारा, अर्थात ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत कह सकते हैं मुस्लिम लीग के द्वारा यह मांग की गई और यह मांग के आधार पर 1947 में भारत के 2 भाग हुए। भारत और पाकिस्तान अलग अलग धर्म के आधार पर राष्ट्र बटे। 1947 में इसी आधार पर भारत में विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत के समय कौन कौन सी चुनौतियां थी? देखिए अंग्रेज 1947 में आजाद करके चले गए। अब भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष मुख्य रूप से निम्न समस्याएं थी। पहला था नई स्वतंत्र रियासतों को भारत में एकता करना। अर्थात जो नए नए छोटे, आपको मालूम होगा कि जिस समय भारत आजाद हुआ था, छोटे छोटे बहुत सारे देसी रियासतें थी और रियासतें अपने अपने ढंग से अपने शासन को चलाने का काम करती थी। तो सबसे पहले वहां पर यह समस्या आई कि इन सभी। नौवां क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय क्या है अथवा न्याय क्या है? देखिए सामाजिक न्याय एक प्रकार की ऐसी विचारधारा होती है जिसके अंतर्गत समाज के सभी जाति, धर्म एवं विभिन्न वर्गों को वे सभी सुविधाएं मिल सके जो बाकी सामाजिक वर्ग को अर्थात सामाजिक लोगों को प्राप्त, समाज में रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होती है। तो सामाजिक न्याय वैसी विचारधारा होती है जिसके अंतर्गत समाज में रह रहे लोगों को कि सभी जो जरूरतें होती है सभी को समान रूप से समाज में क्या किया जाए, कह सकते हैं वितरण किया जाए, उसमें कोई भी प्रकार का भेदभाव न हो। तो ऐसी विचारधारा जो होती है ऐसी, इसे सामाजिक न्याय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोकतंत्र में हमारी जो सरकार होती है उस सरकार में हम डायरेक्ट भागीदार नहीं होते हैं। हमारे द्वारा जो चुनाव होते हैं, चुनावी प्रक्रिया से हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो हमें हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव भी उसी द्वारा, हमारे प्रतिनिधि द्वारा उस राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसीलिए लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जनता जो होती है अपनी शक्ति निर्वाचन प्रणाली को सौंप देती है, अर्थात निर्वाचित प्रतिनिधि को सौंप देती है जो अपने निर्वाचन के हितों की रक्षा करते हैं और तथा उनके हितों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब कि जो लोकतंत्र होते हैं उसमें जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसमें हम डायरेक्ट भाग नहीं लेकर हमारे द्वारा प्रतिनिधि जो चुनकर जाते हैं वो लोकतंत्र को चलाने का काम करते हैं, वो उस हमारे देश को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती चुनाव से आप क्या समझते हैं? देखिए भारत में जो चुनावी प्रक्रिया होती है 5 साल के बाद फिर आयोजित किया जाती है। जो हम जो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं वो 5 सालों के लिए करते हैं। देखिए किसी कारण से अगर 5 साल के अंदर में वह प्रतिनिधि किसी मुकदमे में दोषी होता है या किसी कारण से वो अपने पद से हट जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस अवधि में किसी भी क्षेत्र को खाली छोड़ा नहीं जाता है।
तो उस स्थिति में उस क्षेत्र में पुनः निर्वाचन आयोग द्वारा बीच में जो चुनाव किए जाते हैं, ऐसे चुनाव को क्या कहते हैं? मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। अर्थात यह मध्य अवधि चुनाव जो होते हैं, चुनावी जब सत्ता का 5 साल में चुनने के बाद में बीच में अगर किसी कारण से उसे पद से हटना होता है तो ये होते हैं। तो ध्यान से आगे समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताइए। देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत रियासतों का में अर्थात रियासतों का राजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासतों को भारत में मिला सकता था। अर्थात कि 1947 में जो अलग अलग रियासतें थी उसमें भारत के जो उस समय जो प्रधानमंत्री बनाए गए उसने वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया, एक कार्य सौंपा कि जिसके अंतर्गत जितनी विदेशी रियासतें थी उन सभी रियासतों को क्या किया जाए, एक भारतीय संघ में शामिल किया जाए। तो इसलिए वहां पे एक भारतीय जो रियासत थे उनके पास एक विलय पत्र गया, जिस आधार पर कोई भी रियासत भारत में क्या हो सकते थे, अपनी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करवा सकते थे। राजा हरि सिंह ने ऐसा किया। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ जिसमें उसे भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया गया। 5 अगस्त 1919 को जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे समाप्त करके उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तो ये क्वेश्चन जो है ये अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है बहुदलीय व्यवस्था क्या है। देखिए बहुदलीय व्यवस्था का अर्थ होता है राजनीतिक तंत्र में किसी एक दल या किसी दो दल के बजाय अन्य दलों के उपस्थिति से होती है, अर्थात सत्ता प्राप्ति के जो प्रयत्न होते हैं। देखिए बहुदलीय व्यवस्था जो होती है ये आवश्यक नहीं होती है, अर्थात बहुदलीय व्यवस्था में आवश्यक नहीं है कि सभी दल समान रूप से शक्तिशाली हों। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक या उससे अधिक जो दल होते हैं वह प्रभावशाली भूमिका रखते हों। भारत एक अच्छा उदाहरण कह सकते हैं जहां स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस सशक्त स्थिति की रही, लेकिन बाद में कई महत्वपूर्ण दल आए, है ना। वर्तमान में भारत में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे ऐसे प्रमुख दल हैं जो राष्ट्रीय दल के रूप में जाते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए कि देखिए बहुदलीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पे किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत किसी एक दल या किसी दो दल का आधिपत्य न होकर बहुत सारे दल जब चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं और समय के साथ अलग अलग समय में वो सरकार को बनाती है, सत्ता को चलाने का काम करती है, तो ऐसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दलीय प्रभुत्व का दौर का अर्थ बताइए, या इसी क्वेश्चन को है एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है, या इसी को है एक दलीय अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब एक ही दल निरंतर कुछ वर्षों तक सत्ता में बना रहता है तो उसे एक दलीय अधिपत्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद भारत में 1947 से लेके 1967 तक केंद्र में सिर्फ और सिर्फ भारतीय कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य देखने को मिला, और 1977 तक भी केंद्र में हमें भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व देखने को मिला। तो उस स्थिति में हमें देखने को मिला कि कोई दूसरी ऐसी पार्टी नहीं रही जो शक्तिशाली रही, जो सरकार बना सकी। तो ऐसी व्यवस्था जहां पे सिर्फ एक ही दल का वर्चस्व देखने को मिलता है तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, एक दलीय प्रभुत्व या एक दलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए योजना अवकाश क्या है। ध्यान दीजिएगा कि जब भारत आजाद हुआ तो 1950 से 1955 पहली पंचवर्षीय योजना बनी, 1955 से 1960 और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो बनी 1961 से 1966। पहली जो हुई 51, 56, 56 से 61, ठीक है, और 61 से 66। ये 5 वर्षों के लिए एक रोड मैप तैयार होता था कि हम आने वाले 5 वर्षों में ये कार्य करेंगे कि ताकि देश का विकास हो। लेकिन उसमें क्या हुआ कि देश की अधिक से अधिक विकास हो,
जिसके कारण केंद्र सरकार ने क्या किया, एक एक वर्ष की 3 साल तक एक एक वर्ष की योजनाएं लाया। अब ये जो एक एक वर्ष जो चला 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 की अवधि में एक एक वर्ष की योजना चली, लेकिन चौथी जो पंचवर्षीय योजना हुई फिर से पंचवर्षीय बना, जो 1969 से लेकर 1974 तक चली। अब ये तीसरी और चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके मध्य में जो एक एक वर्ष, अब जो एक वर्षीय योजना रही, तो इसमें जो गैप हुआ, इसी गैप को योजना अवकाश के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है। पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जो तेल की पैदावार में जो वृद्धि करने के उद्देश्य से जो क्रांति शुरू की गई थी, उसे पीली क्रांति के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति देश के सभी को भोजन उपलब्ध कराने के हेतु खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि की आवश्यकता थी। देखिए जब भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, जमीनें उतनी थी, तो उसी जमीने पर हमें क्या चाहिए था, अन्न चाहिए था। इसलिए सरकार ने क्या किया, उसकी वृद्धि की आवश्यकता को महसूस किया और सरकार ने इस हेतु 60 के दशक में किसानों को उपज, गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का काम किया। इससे क्या हुआ, खाद्यान्न में तेज क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन इससे लॉन्ग बन जाएगा कि हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक परिणाम यह था कि इससे देश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। किसी दूसरे से उसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, स्वयं उसके पास इतने खाद्यान्न हो गए कि वह स्वयं अपने देश के लोगों को खिला सके। इसके नकारात्मक परिणाम यह था कि इसका लाभ देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों को ही मिला। देखिए हर जो पिछड़े हुए देश के जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों को नहीं मिला। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे इनके ज्यादातर इनके फायदे देखने को मिले। इन्हीं से एक क्वेश्चन है और हरित क्रांति से है, क्योंकि हरित क्रांति का लॉन्ग टॉपिक भी बन सकता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि हरित क्रांति के किन्हीं 4 लाभों का मूल्यांकन कीजिए, क्या क्या लाभ हुए। ध्यान दीजिएगा, पहला इसका लाभ हुआ कि कृषि एक लाभकारी व्यवस्था हो गई। मतलब अर्थात कहने का है कि कृषि से भी लोग अब मुनाफा कमाने लगे। नुकसान का एक कह सकते हैं, नुकसान की एक चीज नहीं रही, लोग उससे भी मुनाफा कमाने लगे। जब अधिक पैदावार हुई तो किसानों को अधिक पैसा होने लगा, अधिकाधिक लोग कृषि की ओर आकृष्ट होने लगे और अधिक से अधिक लोग किससे जुड़ने लगे, कृषि से जुड़ने लगे। नई तकनीक के प्रयोग से कृषि की मशीनरी है ना, मशीनीकरण हुआ और कृषि के क्षेत्र में नई नई क्या हुई, मशीनें आई। लोग मशीनों से खेती करने लगे, जल्दी खेती करने लगे। अतः मशीनें और वस्तुएं बनाने वाले कारखानों का भी विकास हुआ, जिससे कारखाने का विकास हुआ तो लोगों को रोजगार मिला, जिससे अत्यधिक लोगों को रोजगार मिला और खाद्यान्न की उन्नत किस्मों का विकास हुआ और नए नए फसलों के बीज बनकर आए, नए नए फसल के बीज तैयार किए गए, जल्दी समय कम समय में होने वाली फसलों की खोज की गई। देश की खाद्यान्न की दृष्टि से इस आत्मनिर्भर होना और देश जो हो गया खाद्यान्न की दृष्टि से किसी दूसरे देश पर आश्रित न होकर स्वयं आत्मनिर्भर बना। तो हरित क्रांति आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन में बनते हैं, जहां पे हरित क्रांति की परिभाषा दीजिएगा, नकारात्मक परिणाम हो जाएंगे, सकारात्मक परिणाम, इससे आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है पंचशील क्या है। क्या क्वेश्चन है, पंचशील क्या है। देखिए 1954 में भारत व चीन के बीच मित्रता और व्यापार की संधि हुई, जिसकी प्रस्तावना में 5 सूत्र रखे गए। देखिए 1954 में भारत और चीन के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित होने शुरू हुए और इस संबंध में 5 प्रस्ताव मुख्य रूप से रखे गए, 5 सूत्र रखे गए। पहला था एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना। मतलब क्या कि हम कैसे रह रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, इस दोनों का सम्मान करना, न कि तुलना करना।
दूसरा था एक दूसरे पर आक्रमण न करना, मतलब चीन न तो भारत पर आक्रमण करेगा और न भारत ही चीन पर आक्रमण करेगा। एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप न करना, हम जैसे हैं हमें वैसे छोड़ दो, न हम तुम्हारे यहाँ कुछ बोलने जाएंगे न आप हमारे यहाँ बोलने आएंगे। ये तीसरा इनका था। समानता और परस्पर लाभ लाभ, और एक दूसरे में हमेशा समानता बनाए रखेंगे और हमेशा लाभ की दृष्टि से सोचने का काम करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कायम करने की कोशिश करेंगे। मतलब भारत और चीन के बीच हमेशा शांतिपूर्ण अस्तित्व बना रहे, शांतिपूर्ण अगर किसी बात की विवाद होते हैं तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का काम कर सके। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन के दो उद्देश्य को लिखिए, या गुट निरपेक्ष संबंधी भारतीय नीति क्या है। ध्यान दीजिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के दो प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। देखिए आपको मालूम होगा कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था, है ना। और जब शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते थे, और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, वह उन दोनों गुटों से अलग रहने की एक नई सोच की उत्पत्ति की, और वही स्थिति क्या कहलाई, गुट निरपेक्षता कहलाई, है ना। तो पहला रहा शीत युद्ध से बचने के लिए शक्तियों की सैनिक गुटबंदी से क्या रहना, अलग रहना, अर्थात पृथक रहना। साथ ही विचारधारात्मक ध्रुवीकरण से बचना, क्योंकि सोवियत संघ था वह सामाजिक व्यवस्था लेकर चलता था और अमेरिका जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था लेकर चलता था। इसीलिए भारत सोचा कि हम दोनों की विचारधारा से अलग रहते हैं। सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, अगर हम एक देश के साथ अगर दोस्ती करते तो दूसरा हमारा दुश्मन होता है। इस कारण से हमने क्या किया, गुट निरपेक्ष का गुट निरपेक्षता की ओर गए और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का काम किया। निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना, मतलब क्या, अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करना। ये क्या थे, इनके उद्देश्य थे, भारतीय नीति थी। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं, या कांग्रेस विरोधावाद क्या है। देखिए सन 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस दल का आधिपत्य कायम रहा, केंद्र में और राज्यों में हर जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार हमें देखने को मिली। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ कि 1967 की स्थिति में परिवर्तन आया। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों के अनुभव किया कि उनके वोट बढ़ जाने के कारण कांग्रेस सत्ता में है, अर्थात जो विरोधी पार्टी थी वो अलग अलग गुटों में थी। उन्हें यह आभास हुआ कि हम अलग अलग हैं, जिसके कारण हम सरकार नहीं बना पाते हैं, तो क्यों ना हम एक साथ आकर कांग्रेस से मुकाबला कर सके। अब अतः सभी दलों ने विचारधाराओं में भिन्नता होने के बावजूद कांग्रेस के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस राजनीति को अर्थात इस राजनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया, जिनमें कांग्रेसी विचारधारा के विरुद्ध अलग अलग पार्टियां मिलकर क्या किया, चुनाव लड़ने का काम किया। और इसी का परिणाम था कि 1967 के बहुत सारे चुनावों में कांग्रेस पार्टी की क्षेत्रीय चुनाव में हार देखने को मिली। ये बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए है कि क्षेत्रीय दलों से आप क्या समझते हैं, अर्थात क्षेत्रीय दलों से आप क्या समझते हैं। देखिए क्षेत्रीय दल से तात्पर्य वैसे दल से होते हैं जिनका प्रभाव किसी एक क्षेत्र विशेष में होता है। एक क्षेत्र विशेष की जरूरतों को हिसाब में रखकर उस पार्टी को बनाया जाता है और हमेशा अपने क्षेत्र की मांगों को उठाने का काम करता है। तो ऐसी पार्टी जो होती है, ऐसे दल जो होते हैं वो क्षेत्रीय दलों में जाने जाते हैं। ठीक है, फिर से एक रिपीट क्वेश्चन के उसी के तौर पर है कि क्षेत्रीय और अर्थात राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में क्या अंतर है। तो राष्ट्रीय दल वे होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के न होकर संपूर्ण देश के होते हैं और उसकी सरकार संपूर्ण देशों में क्या होती है, बनाई जा सकती है। पूरी तरीके से पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे जो क्षेत्र ऐसे दल होते हैं वह क्षेत्रीय दल हो मतलब अर्थात राष्ट्रीय दल होते हैं जो हमेशा राष्ट्र की भावना को लेकर आगे बढ़ते हैं। भारत के अंतर्गत अभी कितने हैं,
6 जो है राष्ट्रीय दल हैं। ध्यान दीजिएगा, जबकि वो क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष के ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जैसे बिहार की बात करेंगे तो हमारे जेडीयू हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हो गया। उसी तरीके से पंजाब में जाइएगा तो शिरोमणि अकाली दल हो गया, आंध्र प्रदेश में जाइएगा तो तेलुगु देशम हो गया। ये सब ऐसे दल हैं जो किसी क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, सरकार चलाने का कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। गठबंधन सरकार ऐसी सरकार होती है जहां पे बहुत सारे दल आपस में मिलकर सरकार को बनाने का काम करती है, सरकार को चलाने का काम करती है। ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगर गठबंधन सरकार की दोष की बात करेंगे तो गठबंधन की सरकार के अंतर्गत दोष यह है कि अनेक पार्टी के जो अनेक दलों के जो विचारधाराएं होती है अलग अलग होती हैं, और उस स्थिति में ये जो गठबंधन का जो सरकार होता है सही ढंग से अपने आप कार्य को नहीं कर पाता है ना। तो यही जो सरकार होती है जिसके अंतर्गत बहुत सारे दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन आता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है। इसी से क्वेश्चन और बनेगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है। देखिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है। पहले अप्रत्यक्ष को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रत्यक्ष को समझ लेंगे। देखिए जनता द्वारा शासन में सीधे सीधे भाग लेना संभव नहीं होता है, इसलिए जनता अपने प्रतिनिधियों को वोटों के मामले से क्या करते हैं, उनका चुनाव करती है और वह उसकी तरफ से शासन में भाग लेता है। इस अवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मतलब क्या कि जब चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत जनता स्वयं सरकार में भागीदार न होकर जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अगर भाग लेता है तो ऐसे प्रजातंत्र को अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। जैसे इसका विपरीत आपका कहेंगे कि जिस वैसी है ना, वैसी प्रजातंत्र जिसके अंतर्गत जनता स्वयं शासन चलाने का काम करती है तो उस प्रजातंत्र को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ होता है किसी अर्थव्यवस्था जो विश्व बाजार के लिए खुला छोड़ने की ओर संकेत करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का विश्व के विकसित और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ उत्पादन, व्यापार, वित्तीय लेन देन में परस्पर संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थात पूरे विश्व जो है एक मंच पर आकर एक साथ व्यापार कर सके, व्यापारिक प्रतिबंध को हटाया जा सके, यह जो है ये क्या कहलाता है, वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। देखिए शीत युद्ध के दौरान, देखिए शीत युद्ध के दौरान विश्व जो था वो बड़ी संख्या में दो भागों में बट गया। एक तरफ था अमेरिका गुट, दूसरी तरफ था सोवियत संघ के नेतृत्व वाले गुटों में शामिल हो गए। लेकिन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नए नए स्वतंत्र देश थे वह गुटीय स्पर्धा से दूर रहते हुए अपने विकास चाहते थे। इसलिए उन दोनों गुटों में शामिल न होकर उन लोगों ने एक नए गुट का निर्माण किया ताकि दोनों की सुविधा से वह उसका उपयोग कर सके। इस प्रकार इस प्रकार देशों ने स्वयं को गुटीय राजनीति से दूर रखने के साथ साथ सभी देशों के साथ संबंध बनाए रखने की जो नीति अपनाई उसी नीति को गुट निरपेक्ष नीति के नाम से जाना जाता है और भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का ही पालन किया था। देखिए ग्लासनोस्ट और प्रेस्टोइक्सा किसे आप क्या समझते हैं। देखिए ग्लासनोस्ट की जो नीति थी वह 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया था। उन्होंने अपना नया सूच प्रस्तुत किया, उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता बहाल की तथा अर्थव्यवस्था का नव निर्माण किया। ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है समाज को खोलना, अर्थात कि समाज के अंतर्गत समाज में नई व्यवस्था लाई और समाज के रास्ते को खोल दिया कि ताकि समाज क्या कर सके, विकसित हो सके। इस नीति को कौन लाया था, गोर्बाचेव, ठीक है। जबकि प्रेस्ट्रोइका का अर्थ होता है आर्थिक नव निर्माण करो। इस प्रकार लेनिन के समय में चली आ रही वह व्यवस्था समाप्त हो गई जिससे लोगों को मूल्य वर्धित
पशुओं की तरह बना दिया गया था। निजी अर्थव्यवस्था पूर्णतः उन्मूलित की गई। गोर्बाचेव की दृष्टि से गिरते हुए समाजवादी राज्य को बचाने का यही सबसे बड़ा एक नया रास्ता था, जो पेरेस्ट्रोइका के नाम से जाना गया। चलिए आगे का वीडियो, आगे जो है क्वेश्चंस बाद में लेंगे। कुछ मिनट के बाद आपको फिर से हम दूसरे वीडियो को अपलोड करेंगे और फिर उसको आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। वो भी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। टोटल हम आज आपको 36 क्वेश्चन आपको हम बना के आज देंगे, जिससे आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं।